नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे मंत्रिमंडल के सियासी पेच की। यूपी में मंत्रियों को मिले विभागों की और गोवा में संभावित विभागों की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा 34 विभाग अपने पास रखे हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से पीडब्ल्यूडी विभाग लेकर ग्राम्य विकास, समग्र विकास का जो कार्यभार है वो उनको दे दिया गया है। ग्रामीण अभियंत्र समेत 6 महत्वपूर्ण विभाग उनको सौंपे गए हैं। इधर बीजेपी के दिग्गज नेता दिनेश शर्मा की जगह डिप्टी सीएम बने ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पूर्व आईएएस अधिकारी एके शर्मा को ऊर्जा और नगर विकास की दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सुरेश खन्ना और सूर्य प्रताप शाही जैसे वरिष्ठ नेताओं को उनके पुराने विभाग ही सौंपे गए हैं। बदलाव की बात करें तो पिछली बार जो न्याय और विधायी विभाग ब्रजेश पाठक के पास थे, वो अब मुख्यमंत्री योगी के पास हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ के पास रहा राष्ट्रीय एकीकरण अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हिस्से में आ गया है। केशव प्रसाद मौर्य के पास पहले लोक निर्माण विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग था। इस बार भी उन्हें विकास से जुड़ा विभाग ही मिला है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के स्थान पर उनको ग्राम्य विकास और समग्र विकास का जो ग्रामीण अभियंत्रण है वो मिल चुका है। इनमें खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर और सार्वजनिक उद्यम विभाग जो है वो बरकरार रखा गया है। यही अगर बात करें ब्रजेश पाठक की, तो पहले न्याय और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का जिम्मा उनके पास था, लेकिन अब उन्हें स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। पहले उन्हें डिप्टी सीएम बनाया और अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर ब्राह्मण समाज को संदेश देने की कोशिश की गई है। कुछ ऐसा ही संदेश जितिन प्रसाद को लेकर लोक निर्माण विभाग मंत्री बनाकर दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह अब प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी हर घर नल योजना का काम भी संभालेंगे। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत उन्हें सिंचाई, जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। इधर बरेली के धर्मपाल सिंह जो पहली सरकार में मंत्रिमंडल से हटा दिए गए थे, उन्हें जीतने का तोहफा देते हुए एक साथ 6 विभाग दे दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी एके शर्मा को ऊर्जा और नगर विकास की दोहरी जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री बनी बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार जैसा महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया है। जबकि बात करें सुरेश खन्ना और नंद गोपाल नंदी के कद को भी घटाया गया है। उनको चिकित्सा शिक्षा छीन लिया गया है और अब उनके पास वित्त और संसदीय कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। इधर नंदी को औद्योगिक विकास विभाग की कमान जरूर सौंपी गई है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण हिस्सा यानी कि अवस्थापना मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। बात करें अब गोवा की, तो गोवा में भी विभागों के बंटवारों को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं और वहां पर काफी चुनौतियां भी रहेंगी। दरअसल प्रमोद सावंत के साथ 8 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। ये सभी बीजेपी के विधायक हैं। जिन 8 मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें विश्वजीत राणे, मोविन गोंडनेहो, रवि नायक, नीलेश कबराल, सुभाष शिरोडकर, सोहेन खुंटे, गोविंद गौडे और अतानसियो मोन्सरेट शामिल हैं। इधर गौडिनो को छोड़कर 8 में से 5 मंत्री पूर्व कांग्रेस के नेता हैं, जो पिछले 5 वर्षों में बीजेपी में शामिल हुए हैं। 6 साल पहले बीजेपी में गौडिनो शामिल हो चुके थे। अब विभागों का बंटवारा भी यहां से बड़ी चुनौती के रूप में दिख रहा है। दरअसल प्रमोद सावंत को अपने मंत्रिमंडल में समर्थन दे रही एमजीपी और निर्दलियों को भी शामिल करना होगा। साथ ही विधानसभा स्पीकर का चुनाव भी चुनौती बन सकता है। मुख्यमंत्री पद के एक और दावेदार विश्वजीत राणे फिलहाल चुप हैं, लेकिन आगे चलकर वो भी सावंत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं साबित हो सकते। एक बड़ी चुनौती वो खड़ी कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे गोवा में मंत्रिमंडल को लेकर और यूपी में विभागों के बंटवारों को लेकर क्या सियासी दांवपेच चल रहा है, किसे किस आधार पर और कैसे जो है ये विभाग दिया जा रहा है या दिया गया है। इसी को लेकर आज पड़ताल हम करेंगे कि क्या इसके सियासी मायने हैं और कितना प्रभाव आने वाले वक्त में सियासत में इसको लेकर देखने को मिल सकता है। पहले शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर चर्चाएं थी, उसका इंतजार था, लेकिन उसके इंतजार के बाद अब जैसे ही पद गोपनीयता की शपथ हो चुकी है सभी की,
अब जो है चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिरकार जो विभाग बांटे गए हैं या फिर जो विभाग बांटे जाने हैं उसमें क्या चुनौती रहने वाली है। नई सरकार ने अपनी पहली चुनौती जो है वो कैसे पार की है, इसको लेकर भी चर्चा हम करेंगे। और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि कैसे जो है गोवा में जो मुश्किलें दिख रही हैं कई नामों को लेकर, उससे कैसे वो जो पेच है उसमें कैसे सफलता मिल पाएगी। और साथ ही चाहे बात करें निर्दलियों की या अन्यों की जिनके समर्थन के साथ वहां पर सरकार है, उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि राजनीति में एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको एडजस्ट करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा पोर्टफोलियो उनको दिया जाएगा, किस तरह से जो उनकी भूमिका है, उनकी जिम्मेदारी है, क्या क्या दी जाएगी, कौन से विभागों के साथ जो है बंटवारा होगा, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो उत्तर प्रदेश की भी बात हम कर रहे हैं जहां पर विभागों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन किस समाज को कैसे जो है नापने की कोशिश की गई है और आगामी 2024 के लिए किस तरह की रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। देखिए, मंत्रिमंडल के गठन के साथ एक बात स्पष्ट हो गई है कि अब जो तैयारी है वो आगामी चुनावों को लेकर भी है। कहां पर इसको चाहे हम जातीय समीकरणों से देखें या फिर अन्य क्षेत्रों में जिस तरह से पैठ रही है जिन जिन नेताओं की, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो युवा चेहरे हों, क्योंकि हमने खासतौर पर उत्तर प्रदेश में देखा कि कैसे युवा चेहरों को तवज्जो दी गई है। जो जीत कर आए हैं उन्हें जीत का तोहफा मिला है, उनको जो है आशीर्वाद दिया गया है। तो बदलाव की भी बात हम करेंगे कि किस तरह के जो बदलाव हैं वो देखने को मिल सकते हैं और उन बदलावों से कितना असर पड़ सकता है गोवा की राजनीति में। दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने जिस तरह से सरकार के गठन के साथ ही नई चुनौतियों का सामना करा, उसको लेकर जो है चर्चाएं बहुत ज्यादा अब होने लगी हैं। तो मंत्रिमंडल के सियासी पेच की बात और उसी के साथ शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का परिचय करा देते हैं। प्रेमानंद महामरे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी गोवा की तरफ से। दत्ता मोय हमारे साथ एमजीपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी रेजिडेंट एडिटर एपीएन के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी से चर्चा करेंगे किस तरह से, चाहे बात हम उत्तर प्रदेश की करें या गोवा की करें, दोनों की जो सियासत है इस वक्त उसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। और कैसे जो है अब गोवा की ही अगर हम बात करें तो सबसे पहले राजीव रंजन जी, एक जो खबर आ रही है मैं चाहूंगी कि वो बड़ी खबर आप दर्शकों तक भी पहुंचा दें, जिस बात को लेकर कहा जा रहा था कि अभी चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी ने एक चुनौती तो पार कर ली है। सरकार बनने के साथ साथ पहली चुनौती थी कि वो स्पीकर के चुनाव कि आमतौर पर पहले देखा जाता था कि स्पीकर के चुनाव के लिए यानी प्रतिरोध के बगैर विरोध के स्पीकर चुना जाता था। लेकिन इस बार जिस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार के होने के बावजूद भी बीजेपी ने जीत हासिल की और स्पीकर के चुनाव में सर्वोच्च स्पीकर का चुनाव हो गया। जो थे रमेश जो थे वो बीजेपी की तरफ से स्पीकर चुने गए। ये एक पहली कामयाबी कही जा सकती है बीजेपी को कि यहाँ बीजेपी को मिलती दिख रही है। अब इसके बाद बीजेपी के साथ और भी आगे चुनौतियां हैं। चुनौतियों में सबसे पहले है कि अपना विश्वास मत हासिल करना और इसके अलावा जिन लोगों का समर्थन लिया है उन्हें आपके मंत्रिमंडल में किस तरह से एकोमोडेट किया जा रहा है, ये सारी चुनौतियां हैं। और उन चुनौतियों को पार करना ही उनके लिए सबसे बड़ी बात हो सकती है कि आखिर उन चुनौतियों को वो कैसे पार कर सकते हैं। क्या जिस तरीके से एमजीपी का समर्थन लिया है, एमजीपी ने बिना शर्त समर्थन देने का वादा किया था, लेकिन क्या एमजीपी अपने बिना शर्त समर्थन देने के वादे पर अडिग रहती है या उसे पार्टी में किसी तरह से एकोमोडेट किया जाता है? ये सवाल उठता है कि आखिर उसे पार्टी में किस तरीके से एकोमोडेट किया जाएगा, यानी मंत्रिमंडल में। इसके अलावा जो निर्दलीय जो विधायक चुनकर आए हैं उन्हें भी किस तरीके से किया जा रहा है, ये उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। हालांकि पहला जो हर्डल था उन्होंने अपने स्पीकर के चुनाव को लेकर वो पार किया है, तो एक तरह से उन्हें सफलता मिलती दिख रही है। बिल्कुल, लेकिन अभी कई सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। प्रेमानंद जी, यही सवाल जो है आप ही से कि किस तरह से जो है आने वाले दिनों में आप इन सब चैलेंजेस को
निपटाएंगे भी, क्योंकि शपथ तो ले ली गई है और शपथ के साथ चुनौती भी आ गई है यहाँ पर विभागों के बंटवारे की। किस तरह से, किस आधार पर, किन मायनों के साथ हम समझे कि पूरा जो सेटलमेंट है, क्योंकि देखिए राजनीति में एडजस्ट कराना बड़ा मुश्किल होता है, वो एडजस्टमेंट कैसे हो पाएगा वो आपसे जरा समझना चाहेंगे। प्रेमानंद जी, आवाज मिल रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 40 में से 20 सीट जीतकर और 3 निर्दलीय और एमजेपी भारत महाराष्ट्रवादी गठबंधन पार्टी का समर्थन भी ये सरकार को है। और जो जो चुनौतियां, जो जो प्रश्न है अगले 3 सालों में, जो डॉक्टर प्रमोद सावंत हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक ऐसा जो माहौल था उस माहौल में अच्छी तरह से सरकार की कमान संभाली है जी। और भारतीय जनता पार्टी को उनके नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। और जो जो चुनौतियां सामने आएंगी और जो जो प्रश्न है वो अपने नेतृत्व के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी के प्रेमानंद जी, ये तो ठीक है, बिल्कुल। देखिए, जनता ने इसीलिए आपका चुनाव किया है और अब आपको उसको समझते हुए विभागों का बंटवारा करना है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है, चाहे निर्दलीय हो या फिर एमजीपी हो, कैसे जो है आप उनको एडजस्ट कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर निस्वार्थ भाव से कह तो दिया गया है, लेकिन राजनीति में कोई भी कार्य निस्वार्थ भाव से नहीं किया जाता, उसके पीछे कोई ना कोई मंशा जरूर होती है। उस मंशा को समझते हुए, उन सबको समझते हुए कैसे जो है आपको लग रहा है कि आप सबको एडजस्ट कर पाएंगे? मैं समझा नहीं, आप क्या बोलना चाहती है? प्रेमानंद जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से एमजीपी ने आपको सपोर्ट दिया है, बगैर किसी शर्त को सपोर्ट दिया है, लेकिन क्या वो बगैर किसी शर्त के सपोर्ट पर मान रहेगी? क्योंकि पिछली बार भी जिस तरीके से सरकार में थे, बगैर शर्त के या उनको अलग अलग पद चाहिए थे और उनको आपको एकोमोडेट करना पड़ा था। तो क्या इस बार भी ऐसी चीजें होंगी? क्या उन्हें किस तरह के पद आप दे पाएंगे? आवाज मिल रही है आपको प्रेमानंद जी? आपकी आवाज जरा सुनाई नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कोई शायद टेक्निकल इशू, राजीव जी, आवाज नहीं पहुंच रही है। सवाल उनसे बार-बार पूछिए कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि खास करके एमजीपी बिना सपोर्ट के, बिना किसी शर्त के सरकार में शामिल होगी, तो क्या इस बात पर अडिग रहेगी क्या? क्योंकि अभी तक उन्हें कोई पद तो मिला। जी दत्ता जी, आपसे सवाल। सॉरी, हेलो, आवाज मिल रही है आपको? मिल रही बहुत। सीधा सा सवाल आपसे ये है, जो आपने कहा है निस्वार्थ भाव के साथ और किसी कोई मंशा नहीं है, आप उस पर अडिग रहेंगे क्या? क्या वाकई में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कहें कि अड़चन के आपने जो बात कही है, आप उस पर मायने रख पाएंगे, खरे उतर पाएंगे उस पर आप? देखो, पहले सर्वप्रथम मैं हमारे नया मुख्यमंत्री का उनको अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रमोद सावंत जी जो आया ना कल, बहुत माहौल से उसने शपथ लिया है और बहुत अच्छा उसने किया है। लेकिन क्या है ना, वो इस चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 40% वोट्स मिले हैं, 60% नहीं है। यदि उसने 20 सीटों पर उसने जीत लिया है, लेकिन 20 सीटों में टोटल वोट्स उनको सिर्फ 40% मिला है, 50% सीटें नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, 20 सीट्स मिला है और निर्दलीय ने उनको पाठिंबा दिया है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन हेलो, एक एक करके सर, आवाज नहीं आ पाएगी ऐसे, एक एक करके। प्रेमानंद जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार उनको बात अपनी कंप्लीट करने दीजिए, दत्ता मोदी जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। देखो, बहुत अभी सिर्फ शपथ ले लिया है, अभी देखेंगे आगे क्या होता है। जब उनको खाते वाटअप होता है ना, खाते में जब आएगा ना
जब बाद में बहुत शो हो जाएगा। अभी तक वो सब उम्मीद है कि आपके भी हिस्से में कोई ना कोई विभाग आ पाएगा, आपके भी नेताओं को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी मिलेगी। आएगा अप्रैल महीने में वो। राजीव जी स्पष्ट तो कर चुके हैं कि आएगा। प्रेमानंद जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, यही सवाल प्रेमानंद जी से पूछते हैं कि जिस तरीके से दत्ता मोहन ने कहा कि जो विभागों के बंटवारे के दौरान काफी चुनौतियां होंगी, वो चुनौतियों से कैसे उभरेंगे? बात चुनौतियों की आ रही है, गोवा में जो है किस तरह से एडजस्टमेंट होगा। राजीव जी, ब्रेक से पहले इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में लग रहे थे कि शायद जो है, जो पहले बात की गई थी कि देखिए निस्वार्थ भाव से जो है आपको समर्थन हम दे रहे हैं और किसी तरह का कोई लालच नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लग रहा है बातें निकलकर सामने आ रही हैं, खुलकर सामने आ रही हैं। विभाग कौन सा मिलेगा ये तो बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन एडजस्ट कैसे होगे और किसको किया जाएगा ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है इस वक्त तो, और बीजेपी के लिए सिरदर्दी होने वाली है ये। हाँ, निश्चित रूप से जिस तरीके से हम लोग प्रेमानंद जी से बात कर भी रहे थे कि आखिर विभागों के बंटवारा को किस तरीके से होगा, क्या एमजीपी को फिर से वो एकोमोडेट कर रहे हैं क्या, या किस तरह के विभाग दे रहे हैं? क्योंकि पिछले दफा याद होगा कि जिस तरीके से विश्वजीत राणे को जो हेल्थ मिनिस्ट्री दिया गया था, हेल्थ मिनिस्ट्री से हालांकि उन्होंने उस मिनिस्ट्री में कई सारे काम किए थे, लेकिन अंतिम दौर में उनकी नाराजगी भी जाहिर हुई थी उस मिनिस्ट्री को लेकर। उसी तरह से रोहन खत्री सर, जिन्हें हाउसिंग मिनिस्टर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें दूसरी जगह एकोमोडेट किया गया था। इमरजेंसी से मेरा सवाल है कि इस बार किस तरह की वहां की स्थिति रहेगी, किस तरह से किन लोगों को एकोमोडेट किया जाएगा? विश्वजीत राणे बार बार वो कहते हैं कि वो अलग विभाग के लिए, तो उन्हें क्या एकोमोडेट किया जाएगा? देखिए राजीव जी, सीधी सी बात है कि अपनों का भी ख्याल रखना है। देखिए जो अपने हैं, जो जीत कर आए हैं, उनको तो आपको रखना ही है ख्याल, लेकिन चाहे एमजीपी की बात करें या निर्दलियों की बात करें, उनका भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि सरकार बचानी है, सरकार चलानी है और समर्थन के साथ ही चलेगी, तो फिर इस बात का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। निश्चित तौर पर इस बात का उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, और इस बात को लेकर भी यही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर उस चुनौती को वो कैसे पार करते हैं। क्योंकि बार बार अगर देखा जाए तो जो 20 जो उनके विधायक आए हैं, जबकि मैजिक फिगर 21 बनती है, एक जो 3 निर्दलियों का उन्होंने समर्थन लिया, इसके अलावा एमजीपी का भी समर्थन लिया, लेकिन इन समर्थनों के साथ साथ वो सरकार किस तरीके से, क्योंकि बार बार जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से बहुमत से एक काम कम जरूर है। जब तक उन लोगों को वो अपने मंत्रिमंडल में एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा कि उन्हें पूरी तरह से अपने साथ रख पाए। लिहाजा उन्हें मंत्रिमंडल में एकोमोडेट जरूर करना पड़ेगा। ये मंत्रिमंडल में एकोमोडेट किस तरीके से कर पाते हैं, यही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। चलिए दत्ता मोही जी से समझ लेते हैं, कैसे जो है दत्ता मोही जी लग रहा है आपको, किस विभाग की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देख रहा है एमजीपी अपने आप को? क्या बात है ना, अभी तो बहुत शुरू हुआ है ना, अभी शो देखेंगे नहीं आप, जब खाते का बंटवारा हो जाएगा ना तब देखेंगे अब कौन सा क्या शो होता है इस मंत्रिमंडल में। बहुत हो जाएगा। दिलचस्पी रहती है ना कि देखिए ये विभाग मिल जाए तो फिर कामकाज बढ़िया तरीके से चल पाएगा। इस तरह की उम्मीदें तो हर कोई लगा के रखता है। राजनीति तो वैसे भी अपेक्षाओं की ही कहा जाता है चलती है, उम्मीदों से चलती है, तो वो उम्मीदें तो आपने भी लगाई होंगी। हमको भी उम्मीद भी है ना। हम चाहते हैं ना 5 बरस तक यही मंत्रिमंडल रखेंगे, लेकिन हो जाएगा क्या, ये सवाल है ना मेरा। हो जाएगा, अभी अप्रैल में हो जाएगा ना। देखो खाते बंटवारा हो जाने के बाद देखो क्या क्या शो होता है। हमको भी उम्मीद है ना, हमको भी उम्मीद है, एमजे पार्टी को उम्मीद है हमको कुछ मिलेगा उनमें से। लेकिन क्या है, ये सब देखने के बाद हमको मालूम पड़ेगा कि ये मंत्रिमंडल टिक जाएगा क्या, ये 5 बरस तक ये बीजेपी का सरकार इधर गोवा में टिक जाएगा। मुझे उम्मीद है सरकार के 5 बरस को लेकर ही अभी से सवाल उठाने लगे हैं राजीव जी। यहाँ पर 5 बरस में देखो ना, अभी अगले बरस के इस सरकार पूरी चल पाएगी नहीं चल पाएगी, यहाँ तो इसी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नहीं, अभी तक क्या है ना, उसमें 3 लोगों का मंत्रिमंडल में स्थान होना चाहिए। क्यों रखा वो 3 मिनिस्टर को? उसका उम्मीद है कि कांग्रेस का कोई आदमी अंदर आ जाएगा। यही है उनका बात। वो 3 मिनिस्टर का वो जगह बाकी है ना खोला। उनके मन में क्या है कि कांग्रेस के कोई 2-3 मिनिस्टर बीजेपी में आएगा आमदार। राजीव जी, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं यहाँ पर एपीएन पर।
और लग रहा है कि दत्ता जी सारी जो है सर अभी जो सहयोगी दल है उसी तरह से वो बातें अगर करके उसे भी शक है तो निश्चित तौर पर प्रेमानंद जी बता पाएंगे कि अपने आप अपने दल का किस तरह से विश्वास करते हैं, जिनका संगठन लिया, जिनका समर्थन लिया, वो किस तरह से उनके साथ आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर वही कहते हैं कि 5 साल सरकार चल पाएगी क्या, तो अगर वहाँ संदेह उत्पन्न हो रहा है तो आगे किस तरह से बढ़ेगा वो निश्चित तौर पर बताया जा सकता है। प्रेमानंद जी से सवाल है, अगर उनका मेरी आवाज तक पहुंच रही तो ये जरूर जवाब दें कि किस तरीके से वो अपने समर्थन का, जिनका समर्थन लिया है उन्हीं में अगर संदेह है तो आखिर किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। प्रेमानंद जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी प्रेमानंद जी, देखिए आप आश्वस्त रहे कि कोई समस्या नहीं होगी, जो कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व किए जाएंगे। हाईकमांड भी इसमें अपना भाग ले रही है और हमारे मुख्यमंत्री इज वेरी कॉन्फिडेंट और जो कुछ खाता और खाते का जो बंटवारा है वो अच्छी तरह से होगा और ये सरकार अपना जो कार्य वो अच्छी तरह से मार्गदर्शन पूरी करेगी। चलिए उम्मीद कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। निश्चित तौर पर आप पूरी तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हो, खाते का वाटप हो, सब कुछ अच्छी तरह से हो जाएगा और सरकार अच्छी तरह से चलेगी। आप आश्वस्त हैं कि आप पूरी तरह से जो बंटवारा है, विभागों का बंटवारा है, वो पूरी तरह से हो जाएगा, 5 साल तक सरकार चलेगी। लेकिन चुनौतियां जिस तरीके से जो सहयोगी दलों में बार बार ये होता है और बार बार ये सवाल उठा है कि आखिर किस तरीके से ये खाते का बंटवारा होगा, क्योंकि विश्वजीत राय जो खुद के आपके अपने हैं वो अलग अलग विभागों की बार बार मांग करते हैं। वापस मोन्टेसेरा जिन्होंने चुनाव के बाद ही स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी ने उन्हें पूरी तरह से खास मदद नहीं की, फिर भी वो जीत कर आए। लेकिन अपने आप में ही जो अंदरूनी कला है उसके अलावा जो बाहर की बातें हैं वो भी सामने आ रही है। बिल्कुल, तो और आप किस तरीके से एकोमोडेट कर पाएंगे? देखो ये बड़े चैलेंज है राजीव जी। मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसका जवाब मिल पाएगा बीजेपी की तरफ से और इन्हीं चुनौतियों के साथ जो है देखना है, बीजेपी को होमवर्क करना है कि इन सबको इन्वॉल्वमेंट के साथ कैसे जो है वो आगे अपना जो पूरा कार्यभार है, जो पूरी सरकार है वो चला पाए। और जैसे वो उम्मीद कर रहे हैं, ये उम्मीद कितनी खरे उतर पाएंगी जनता के सपनों पर, वो भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप जुड़े हमारे साथ। बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी आपका, आप जुड़े हमारे साथ। तो मंत्रिमंडल सियासी पेच लगातार उसको लेकर चल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में कैसे वो चुनौतियों में तब्दील हो जाएगा वो देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।